हेलो एवरीवन। अभी हमारे पास दो जनरेशन के लोग बैठे हैं। अगर हम जो यहाँ के टीचर और फैकल्टी हैं उनसे बात करें कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है या गैम्बलिंग है, तो वो क्या कहना चाहेंगे? गैम्बलिंग कहना चाहेंगे। और अगर यंगस्टर पीछे बैठे हैं, अगर उनसे हम कहें कि आप जब से आपको पॉकेट मनी मिलनी शुरू हुई है और उस पॉकेट मनी से आप अगर अपना एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं? हाँ, चलिए तो उसी से शुरू करते हैं। तो दोनों चीजें आज इस आइडियाज के दौरान आएंगी, जहां पर मैं अपनी लाइफ जर्नी से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं और हम कर सकते हैं। तो मेरा नाम मुकुल अग्रवाल और मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, बट सीट 2 बार बीडीएस में आई। तकदीर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, करना था एमबीबीएस ही, इसीलिए बीडीएस में हमने एडमिशन नहीं लिया। फिर वहां से जर्नी शुरू होती है कि करना क्या है, क्योंकि बिजनेस फैमिली से है तो कुछ बिजनेस कर लो। तो उसी समय मेरे अंकल ने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि तुम चाहो तो यहाँ से अपनी कैरियर को बना सकते हो या शुरुआत कर सकते हो। तो मुझे चीजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यंग जनरेशन में जो चीजें पसंद आती हैं, एक तो होता है एसी, ऑफिस, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीजें मिलना। सेम चीजें मुझे मिल रही थी। फिर मुझे बॉम्बे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कि सही में सिर्फ इसको चीजें पसंद आ रही हैं, ये कर भी सकता है। तो मुंबई से मैं ट्रेनिंग लेके वापस आया। हम लोगों ने स्टॉक का काम स्टार्ट किया और स्टॉक ब्रोकिंग का काम स्टार्ट करके फिर मैंने जो खुद से एक स्टडी कहते हैं उसको हमने स्टार्ट करनी शुरू की। 2 साल बीता और उस 2 साल की जर्नी में जो चीजें मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही, जो आइडियाज मुझे आए, उसमें सबसे पहले एक चीज था कि जब हम स्टॉक ब्रोकर थे तो हमें लोगों से मिलने का मौका मिलता था, जहां पे हम लोगों को जानते थे, समझते थे कि लाइक स्टॉक मार्केट में लोग लॉस कर रहे हैं। ये चीजें मुझे अंदर तक छू गई कि आखिर लॉस क्यों कर रहे हैं। और वहां पर मैं प्रैक्टिकली लोगों से मिलता था, बात करता था, तो जो चीजें निकल के आती थी वो एक ही होती थी कि बिना जाने समझे, बिना किसी रिसर्च के, सिर्फ किसी ने कुछ कह दिया, उस पर हमने ले लिया। और अल्टीमेट जो बुरा बनता था वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट बनता था, जहां पर कभी भी कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर ये सोचने की कोशिश नहीं करते थे कि ये गलती हमने की है, बल्कि अल्टीमेट ये कहा जाता था कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है जहां पैसा नहीं बनता है। और वहां पर जब, चूंकि मैं ट्रेडर और इन्वेस्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे था, तो वहां पर चीजों को जब हमने देखा, चीजों को समझा, तो वहां पर फिर एक अवेयरनेस की स्टार्ट हुई कि मैं लोगों को सिखाने लगा कि ये चीजें होती कैसे हैं, आप कर कैसे सकते हो, जो आपका अप्रोच है वो आपका अप्रोच गलत है। तो ये चीज के आधार पे जब हमने आपके सामने एक डेटा रखा है, जहां पे आप पाओगे कि आज के डेट में जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है, 45% जो मार्केट में पार्टिसिपेंट प्ले कर रहे हैं गेम, चाहे वो FII हो यानी इंटरनेशनल प्लेयर, DII हो जो म्यूचुअल फंड प्लेयर, वहां पे आज के डेट में हमारे रिटेल भाई का पार्टिसिपेशन 45% हो चुका है। एंड दैट्स द बिग रीजन, जहां पर अभी जो भी आप लोगों ने अगर स्टॉक मार्केट को थोड़ा भी ट्रैक करते होंगे तो देखा होगा, जहां पे अमेरिकी स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा गिरा लेकिन हमारा इंडियन मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरा। रीजन रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन होना, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। बट इसके साथ एक और अच्छी चीज जुड़ी, जो साल, यहां पे चीज टेक्निकल टीम प्लीज, एक्सक्यूज, ओके, यहां पर डीमेट अकाउंट की अगर आप जब देखोगे तो डीमेट अकाउंट बहुत ही खतरनाक तरीके से साल दर साल बहुत ही ज्यादा खुले हैं। और अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो 3.46 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं, जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी इस कोविड के बाद से पार्टिसिपेशन तो आया,
बट अल्टीमेट गोल जो मैंने बात के शुरुआत में की थी, क्या हम कमा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। यानी एक साइड चीजें बहुत अच्छी होती जा रही हैं, रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, डीमेट अकाउंट खुलता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं 100% हमारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है, लोगों का ट्रस्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ पर भी है। लेकिन जब बात आती है अभी रसिया और यूक्रेन के वॉर की, जहां पर मार्केट, यूएस मार्केट गिरता है, तो उसके बाद पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। डीमेट अकाउंट जो खुले थे वो वहां पर एक बहुत ही गंभीर तरीके से फॉल आप इस ब्लू लाइन से देख रहे हो, जो लगातार गिरता चला गया। तो क्या है रीजन? रीजन वही, जब मार्केट में तेजी हो रही थी तो लोग मार्केट में आए, लोगों को लगा कि पैसा बन रहा है तो हम यहां पर अर्निंग कर सकते हैं। बट वहां पर 2020-21 जहां पे आपने मार्केट में वन साइड रैली देखी, लेकिन 2022 जहां पर किसी ने देखा नहीं था कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, जो कि एक सबसे बड़ा सच है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो उतनी ही तेजी से ऊपर जाता है, जहां पर आपके सामने हमने हर एक सिनारियो, चाहे वो 1929 का रिसेशन हो, ग्रेट रिसेशन जिसको कहा जाता है, या आप वहां पर कोल्ड वार देख लो, वर्ल्ड वार का रिसेशन देख लो, हर एक डिफरेंट कंडीशन आपके सामने देख लो, हर बार मार्केट जितना गिरा है उससे बहुत ऊपर गया है, बहुत ऊपर, और हर बार मार्केट ने एक रिकॉर्ड बनाया। तो समरी ये है कि डेटा भी साफ कहता है कि जितना गिरता है उससे बहुत क्विक रिकवरी करता है। और सबसे प्यारी चीज कि पहले के टाइम में जब मार्केट में मंदी होती थी तो उसकी रिकवरी उतनी तेज नहीं होती थी, यानी बियर मार्केट का टाइम बहुत ज्यादा लंबा चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब अगर मार्केट में मंदी होती है, चाहे वो कोविड हो आपके सामने, चाहे अभी ये रसिया यूक्रेन का मामला हो, रिकवरी सबसे तेज हुई है, सबसे फास्ट हुई है। तो फिर अगेन इतनी अच्छी चीजें होने के बाद मामला कहां रुक रहा है? जबकि यहां पर मैंने हर्षद मेहता स्कैम भी लगा दिया है, जो कि आप लोगों ने 1992 स्कैम के बारे में वेब सीरीज पे आपने देखा होगा, चाइना स्लोडाउन का लगाया है, यूएस क्राइसिस का लगाया है, और सबके साथ डेटा है मार्केट रिकवरी का। और इट्स नॉट अबाउट ओनली रिकवरी, सबसे प्यारी चीज जो हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर की पसंद होता है, बम्पर रिटर्न। सिर्फ रिटर्न नहीं, बम्पर रिटर्न। तो हर एक चीज के साथ यहां पर बम्पर रिटर्न दिख रहा है। वहां पर अगेन एक और प्यारी सी चीज है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट जिस कंट्री को आप लेना चाहो, वहां पर हमारा इंडिया 21-22 में सबसे ज्यादा बेहतरीन रिटर्न देने वाला कंट्री है, सबसे ज्यादा। यानी हर एक चीज पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी अगेन वहां पे था कि जैसे ही मार्केट गिरा, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से दूर होने लग गए। तो अब सवाल ये आता है कि कितने लोग मार्केट में लॉस करते हैं? तो यहां पर एक बड़ी सिंपल सी चीज कही जाती है कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। 90%, कमाने वाले 10%। तो 90% लोग आखिर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? तो यहां पर अगेन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से आप देखोगे तो हमारा इंडिया इमर्जिंग मार्केट में काउंट होता है, और वहां पर आप यूएस यूरोप चले जाओ तो डेवलप्ड कंट्री। तो अब यहां पर सारे जगह का डेटा देखो, 60% से ऊपर की फाइनेंशियल लिटरेसी आती है। और इमर्जिंग मार्केट में जहां पर हर एक फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया पे दांव लगाना चाहता है, वहां पर हमारे यहां सिर्फ 24% की फाइनेंशियल लिटरेसी आ रही है। तो इसी से आपको चीजें क्लियर हो रही होगी कि जहां पर जो शॉकिंग फैक्ट है कि हमारे इंडिया की लिटरेसी काउंट होती है 76%, वहां पर एज पर सेबी रिपोर्ट ओनली 26% के पास की फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो ये डेटा अपने आप में क्लियर बताता है कि जब फाइनेंशियल लिटरेसी ही सिर्फ 26% के पास की है, तो स्टॉक मार्केट में लोग सिर्फ तुक्केबाजी लगाने के लिए या किसी दूसरे को देखकर इन्वेस्ट करने को आ रहे हैं।
किसी का से सुना कि किसी ने रिटर्न कमा लिया, चलो हम भी लगा लेते हैं, हम भी पैसा कमा लेते हैं, और अंत में फिर जब चीजें खराब होती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो मार्केट से बाहर होते हैं, और अल्टीमेट जो ब्लेम जाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को जाता है। लेकिन कभी भी कोई ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता है। अब यहाँ पर जो ट्रेडर या इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, जो पैसा लॉस कर रहे हैं, उसके पीछे की क्या कहानी? सिंपल सा है, किसी से टिप्स लेना, किसी से राह चले मिल लेना कि आज क्या लगता है, या कोई स्टॉक हमें बता दो जो मल्टी बैगर रिटर्न देगा। वहां पर ना कोई नॉलेज है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई पेशेंस है। पेशेंस की सेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि जब किसी से बात करो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अगर पार्टी में भी खड़े हैं और खाना खा रहे हैं तो सडनली कोई भाई साहब बगल से आएंगे और कहेंगे सर कोई अच्छा सा स्टॉक बता दीजिए जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं ये भी कोई जगह है पूछने की? कम से कम आप अपने पैसे के लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे टाइम दो, समझने की कोशिश करो, यूं इस तरीके से ना लगाओ। और वहां पे अगर 2 सेकंड के लिए आपने किसी को बता भी दिया तो वो भले ही मार्केट ना देखते हो, लेकिन जिस दिन से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अगले दिन से वो मार्केट देखना चालू कर देंगे, और हर दिन अपने स्टॉक की प्राइस को देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेरा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। और वहां पर अगर वो 10% भी नीचे गिर गया, वहीं पर उनका सारा हौसला टूट जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों ले लिया। जबकि मार्केट का सिनारियो आप लोगों ने शुरू से देखा, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो नीचे आती है, ये एक सच है। कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जा सकती। तो ये चीज अगर हम समझें तो सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्ट सही हो सकता है। और अल्टीमेट जो चीज मैंने अपने 18 साल के एक्सपीरियंस में देखने समझने की कोशिश की है, वहां पर मैंने पाया लोगों को रातों रात स्टॉक मार्केट से करोड़पति होना है, जबकि वो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहां पर मेहनत इतनी ज्यादा है पर रिटर्न इतना घट गया है। अगर आप बिजनेस करते हो तो 4% 5% का रिटर्न बिजनेस में कहा जाता है कि भैया उससे ऊपर का रिटर्न मिलना मुश्किल है। जॉब कर रहे हो तो किसी को लाख रुपए की सैलरी है, किसी की 50,000 की है, किसी की 2 लाख की है। तो अगर इंडिया का एवरेज देखें तो अपर लेवल की सैलरी वाले बहुत कम है, बट लोअर लेवल की सैलरी वाले बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल जहां पे स्टॉक मार्केट आपको इतनी सहूलियत देता है कि आप आराम से बैठ के अपने केबिन में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, वहां पर आप अपने सारे पेशेंस को लूज करके यहां से आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। तो यहां पर आता है कि भैया स्टॉक कैसे ये रुकेगा, कैसे चीजें सुधरेंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आती है वो यही आती है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जब हम इन्वेस्ट करने आते हैं तो एक तो सबसे बड़ा फर्क पता होना चाहिए, हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। मोस्टली लोगों को यही फर्क नहीं पता होता है कि हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। ट्रेडर इन्वेस्टर कब बन जाता है पता नहीं चलता है, सिर्फ पोजीशन फंस जाए तो स्टॉक को लेकर बैठ जाते हैं। इन्वेस्टर को अगर एक दिन में रिटर्न मिल जाए, वीकली पोजीशन को कट करके निकल जाते हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन कभी भी स्टॉक मार्केट में काम करने वाले जो नए लोग आते हैं या जो भी विदाउट नॉलेज आते हैं, इन सब चीजों के मद्देनजर यहाँ पर कभी भी रिटर्न नहीं कमा पाते। और उसमें भी जो प्यारी चीज है, कुछ सबसे सिंपल स्टॉक, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो सबसे प्यारी चीज है कुछ ऐसे स्टॉक जो हर 4 साल पे आपके पैसे को बहुत आराम से डबल कर देते हैं। लेकिन कभी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर उन स्टॉक को लेने की कोशिश नहीं करता है जो आपके आसपास दिख रहा है। एशियन पेंट, जिनके पेंट आप घर में लगाते हो, फेविकॉल जो आप यूज करते हो उसको बनाने वाली कंपनी है पिडिलाइट, एससीएल टेक आईटी की कंपनी है, टीसीएस है, डाबर है, ऐसी अनगिनत लिस्ट है जो आपके पैसे को डबल करते रहते हैं हर 4 साल पे। लेकिन कहा जाए कि भैया आप यहाँ पैसे लगा लो, तो यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो महंगा है। और ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है पेनी स्टॉक, जो सस्ता है, सारा का सारा पैसा यहाँ पर रिटेल भाइयों का लगा होता है। और फिर बाद में ब्लेम कौन होता है? स्टॉक मार्केट की ये चीज ही खराब है।
वहां पर कहा जाता है हमने पेनी स्टॉक लिया, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, सस्ता वाला था, रिटर्न मिलता। तो कभी कभी कोई लॉजिक देते हैं कि अरे टाइटन भी तो पेनी स्टॉक ही तो था, तभी तो वो मल्टी बैगर रिटर्न बना। बट कभी भी इसके दूसरे पहलू को देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि टाइटन जैसे कितने शेयर कितने लोगों ने लिए और कितने लोग उससे मल्टी बैगर रिटर्न कमा पाए। वो डेटा जिस वक्त देखना हम चालू कर देंगे, उसी वक्त स्टॉक मार्केट का प्रोस्पेक्ट और नजरिया बदलना चालू हो जाएगा। तो दैट्स द बिग रीजन। जो पहला मेरा एक आइडिया आता है, जो मैंने 18 साल की जर्नी में लोगों को सिखाना चालू किया, समझाना चालू किया, वो ये है कि आप स्टॉक मार्केट को एक कंप्लीट बिजनेस की तरह लो। अगर आपको समझ है तभी आप किसी भी शेयर में पैसे लगाओ, किसी के कहे सुने में आके मत लगाओ। और ये एक ऐसी प्यारी अच्छी जगह पे है जहां पे आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा। और अगर आपको एक एग्जांपल के लिए स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है या टाइम नहीं है, आपके पास दूसरा अच्छा रास्ता है म्यूचुअल फंड का। उस म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन वहां पे भी एक बड़ी तकलीफ आती है, जो अभी लेटेस्ट जुलाई का डेटा आया था, जो मार्केट गिरा था। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी मोड में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पर, हर मंथ में उन्होंने जून और जुलाई में जब मार्केट गिरना चालू हुआ था, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दी। जबकि हर बार, जो हमने शुरुआत में एक डेटा आपके साथ शेयर किया था कि हर एक गिरावट के बाद मार्केट दुगने रफ्तार से ऊपर भागा है। हर डेटा में कहते हैं कि जब जब जिन जिन लोगों ने एसआईपी को रोका है, तब तब वो पछताए हैं। और वो हमेशा कहते कोई हमें बताने वाला नहीं था, हमने डर के चीजों को बंद कर दिया। अगर हमारा वो एसआईपी या हमारा इन्वेस्टमेंट आज चालू रहता तो एक बहुत बड़ा रिटर्न हमें मिल रहा होता। तो प्लीज, एक तो पेनी स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हम जिन कंपनी को जानते हैं, दैट्स द बिग रीजन मैंने जो यहाँ पर आप लोगों के साथ पिडलाइट जैसी कंपनी, एशियन पेंट जैसी कंपनी, डाबर जैसी कंपनी का जिक्र किया, क्योंकि आप लोग उनके प्रोडक्ट को हर दिन यूज कर रहे हो, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया। मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और इससे जुड़ी मैं एक रियल स्टोरी आपको दिल्ली की सुनाना चाहूंगा, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ट्रेड करते थे। बट एक्चुअली हस्बैंड पहले से ट्रेड करते थे, वाइफ को हस्बैंड को देखकर ट्रेड करने का चस्का लगा। तो हस्बैंड हार्डकोर ट्रेडर थे, बट वाइफ फुल्ली इन्वेस्टर बनी। और जब एक चीजें आउटपुट निकल के आई तो आप सुन के दंग रह जाओगे। वाइफ ने पैसे कमाए और हस्बैंड ने पैसे गंवा दिए। जब चीजें निकल के आई कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसलिए हुआ क्योंकि जो हस्बैंड थे वो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे बिना समझ के, दूसरों की टिप्स पे। लेकिन जब वाइफ की बात आती है तो उन्होंने सिर्फ वहां पर इन्वेस्ट किया जिसके प्रोडक्ट को वो अपने घर में यूज कर रही थी, जिसको उन्होंने पहले टाइम से देखा था। एग्जाम्पल के लिए, चाहे आप डाबर ले लो, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट ले लो, चाहे एचडीएफसी बैंक ले लो, चाहे रिलैक्सो के चप्पल ले लो, इस तरह के, चाहे आप टाइटन ले लो, इस तरह के प्रोडक्ट है जिनको वो डेली बेसिस पे यूज कर रही थी। दैट्स द बिग रीजन उन्होंने एक न्यूज कॉर्पस क्रिएट किया। और ये एक सच्ची स्टोरी है जो ऐसी दिल्ली में हुई थी। तो ये अपने आप में एक प्रैक्टिकल आइडिया देती है कि हम सबको इस तरीके से, क्योंकि हर दिन आना है और इंडियन इकोनॉमी एक सबसे बेस्ट इकोनॉमी के तौर पे नेक्स्ट 10 इयर्स में आने वाली है, जहां पर 100% स्टॉक मार्केट से एक बेहतर रिटर्न मिलने वाला है, जहां पे हर एक बाहर का विदेशी इन्वेस्टर भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे दाव लगाना चाहता है। हर लोग कहते हैं कि यहीं पर पैसा बनेगा और लगेगा, वहां पे ये एक पहली चीज आती है। उसके बाद दूसरी चीज आती है, जहां पे हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, या पॉकेट मनी से क्या करते हैं। मेरी एक कोशिश रहती है, जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी इन्वाइट किया जाता हूँ, मैं एक चीज कहता हूँ कि मुझे ये लगता है पर्सनली कि 5th क्लास से फाइनेंशियल एजुकेशन देना हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो बच्चों के पेरेंट्स को भी ये पता नहीं है कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट या सेविंग होती क्या है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आज के डेट में मैं देखता हूँ, हमारे हाथ में चाहे सैलरी आती हो, चाहे बिजनेस से पैसा आता हो, पहली कोशिश है खर्चे क्या हैं, पहले सारे खर्चे निपटा दिए जाएं, उसके बाद जो बचता है शायद उसमें से हम इन्वेस्ट करेंगे, शायद।
यानी पहले खर्चे की स्कीम बननी चालू होती है, और उस खर्चे की स्कीम में जो इंसान अपनी लाइफ को जीता है उसको मैं बोलता हूं हमेशा ईएमआई की जिंदगी, जहां पर इंसान थोड़ा सा भी ग्रोथ करता है, और थोड़ा सा भी ग्रोथ करते ही सबसे पहले घर में महंगी टीवी, महंगा आईफोन, महंगी कार, जितनी भी चीजें महंगी महंगी होती हैं उस पे ईएमआई की जिंदगी को लाके खड़ा कर देता है। रीजन क्या है? एक्चुअली उसने खुद ही पता नहीं था कि कहानी क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, किस तरीके से सेविंग होती है। और उस कंडीशन में जब वो इंसान अपनी ईएमआई की जिंदगी पर जीता है तो वहां पर भी दो कहानी बनती है। पहले तो अपनी ईएमआई की जिंदगी को काटते काटते बुढ़ापे तक या 40 से 50 साल की उम्र तक आता है, तब तक उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं बचती जो अपने बच्चों को कुछ दे सके। वहां पर सिर्फ इंस्टेंट मजा के लिए, कुछ सालों के मजा के लिए वो सारी जगहों पे अपने पैसे खर्च कर चुका होता है, जो भी अर्निंग आ रही होती है वहां पर। और भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ईएमआई की जिंदगी जीने का जो सारा बोझ है वो अपने पीछे अपने परिवार पे दे के चला जाता है। तो दैट्स द बिग रीजन। मेरा ये मानना है कि एक तो हमें ईएमआई की जिंदगी से अगर बाहर आना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे हमें समझ आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। और पैसे में जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आखिर इन्वेस्टमेंट ही कहाँ जाए। एक आपकी जो भी अर्निंग है उस अर्निंग का एक हिस्सा सबसे पहले आपके हाथ में आते ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना चाहिए। उसके बाद ही आपकी सेकंड स्कीम बननी चाहिए खर्च की। और वहां पर जब हम 5th क्लास की बात कर रहे थे, तो ये जब 5th क्लास से अगर बेसिक जो आज के डेट में हर बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, हर बच्चों को, चाहे वो 50 रुपए के तौर पे मिले, चाहे 100 रुपए के तौर पे मिले, और एज के हिसाब से वो बढ़ती चली जाती है। वहां पर अगर हम बच्चों पे भी बात करें तो चाहे वो 10th क्लास में जाने वाले बच्चे हों या 12th क्लास में जाने वाले बच्चे हों, अगर उनके पास पॉकेट मनी है तो उनके पैसे खर्च होते हैं बाइक के पेट्रोल में, सिगरेट में, कॉफी शॉप में, घूमने फिरने में, दोस्तों के साथ पार्टी में, समोसा पार्टी में। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज एक बताना चाहूंगा जिसे आप सब रिलेट कर पाओगे। वो ये है कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम 100 रुपए भी रोज का खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि आज की जनरेशन बहुत आराम से 100 रुपए खर्च कर रही है, क्योंकि पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है और कॉफी पीना भी महंगा हो गया। वहां पे मैंने सबसे लोएस्ट क्राइटेरिया डाला है कि अगर हम 100 रुपए भी हर दिन का खर्च कर रहे हैं तो महीने के हो गए 3000 रुपए। और वो 3000 रुपए, मैं ये नहीं कहता खर्च करना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हमें घूमना नहीं चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, बट अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो सबसे पहले कभी कोई रियलाइज नहीं कर पाते कि हम मीठा 3-5 हजार रुपए तो सिर्फ बच्चे खर्च कर देते हैं। वहां पर उन्हें आइडिया भी नहीं लगता कि 3-5 हजार रुपए हमने यू मंथ में खर्च किए हैं। लेकिन अगर वही बच्चे उसी एज से, चाहे वो जिस भी एज में हो, अगर वो 3-5 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं और उसका 2500 रुपए भी अगर पर मंथ का एक इन्वेस्टमेंट लेके चले, तो वहां पर आपके सामने प्रेजेंटेशन में भले ही हर मंथ का 10,000 का मैंने रखा है, और 10,000 रुपए हर मंथ के हिसाब से हम करते हैं, और अगर हम 15% का मरी हालत में भी रिटर्न की बात करें, 20 साल के बाद 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट होता है। तो 1 करोड़ का कॉर्पस आप सिर्फ एक्चुअली वो 1.25 करोड़ के पास का है, एक फिर भी मैं उसको लोएस्ट लेवल पे ले रहा हूँ कि 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, 10,000 लगाया तो 1 करोड़ कमाए, 5,000 लगाओगे 50 लाख कमाओगे। ये आप ही के लिए यूज होने वाला है, किसी और के लिए नहीं। बट सवाल ये है कि ये समझ और ये इन्वेस्टमेंट हम शुरू कब कर रहे हैं। तो दैट्स द बिग रीजन। मैं हमेशा कहता हूं कि ये चीजें अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के तौर पे शुरू हो तो बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये 2 चीजें हैं जो मेरे साइड से मुझे लगता है होना चाहिए। थैंक यू।